हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल की वीडियो हमने 57 तक क्वेश्चन को देखा था। आगे के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर जो 2013 का पेपर है उसको काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, वह जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारतीय दर्शन है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। जो आस्तिक दर्शन है इसके 6 भाग हैं। इसमें से एक है सांख्य दर्शन। और जो नास्तिक है उसमें कौन है? जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, चावाक दर्शन हो गया, आजीविक दर्शन हो गया। ये सब किसके भाग है? नास्तिक दर्शन के पार्ट है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है सांख्य संप्रदाय के बारे में। कि जो सांख्य संप्रदाय से संबंधित जो 2 कथन दिए गए हैं, कौन से सही है या फिर कौन सा गलत है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो प्रश्न पर जाने से पहले हम थोड़ा जो भारतीय दर्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। ये रहे भारतीय दर्शनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो जो आस्तिक दर्शन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है जो वैदिक टेक्स्ट है उस पर आधारित है, और दूसरे हैं जो इंडिपेंडेंट ग्राउंड पर आधारित है। इसमें से है एक सांख्य दर्शन, जिसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। तो जो सांख्य दर्शन है उसकी स्थापना किसने की थी? कपिल ने। कपिल ऋषि थे, इन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। और यह दर्शन जब आरंभ में आया था तो यह कैसा था? यह भौतिकवादी दर्शन था। भौतिकवादी दर्शन होने के कारण यह सिर्फ किसको मानता था? यह प्रकृति व पुरुष के संबंध को मानता था। यह भगवान में विश्वास नहीं करता था। गॉड में विश्वास इसका सांख्य दर्शन का नहीं था। साथ ही यह पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता था। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। और भौतिकवादी दर्शन होने के कारण ये क्या करता था? आत्मज्ञान के माध्यम से ही क्या करता था? मोक्ष प्राप्ति की कामना करता था। तो जो मोक्ष प्राप्ति का आधार था वो क्या था? आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? उसके लिए इसके 3 स्तंभ हैं। कौन से? एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान, एक है शब्द। यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द के माध्यम से। शब्द यानी कि जो सत्य है, प्रत्यक्ष यानी कि जो आप आंखों से देख रहे हैं, और अनुमान यानी कि आपका जो विचार, आपका जो आत्मा कह रही है, यानी कि यह आत्मा में भी बिलीव करता था। जो सांख्य दर्शन था उसके मोक्ष प्राप्ति का मेन साधन क्या था? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से। शब्द का मतलब है जो सत्य, प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों से देखा गया है, और अनुमान का मतलब जो आत्मा कह रही है, जो आपका विश्वास कह रहा है, वो है अनुमान। इसके माध्यम से क्या करता था? मोक्ष प्राप्ति की कामना करता था। लेकिन सांख्य दर्शन में बाद में क्या हुआ? एक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? कि सांख्य दर्शन है वह भी भौतिकवाद से किस तरफ चला गया? वह चला गया आध्यात्मिकता की ओर। आध्यात्मिकता की ओर जाने के कारण यह देवी शक्ति को मानने लगा। यानी कि जो उत्तर सांख्य दर्शन था वह देवी शक्ति को मानने लगा था, और जो प्रारंभिक सांख्य दर्शन था वह जगत की उत्पत्ति या जगत की सृष्टि के लिए देवी शक्ति को नहीं मानता था। वर्तमान समय में जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उसका आधार भी कौन है? सांख्य दर्शन है। ये तो हो गया सांख्य दर्शन के बारे में। अब सांख्य दर्शन के साथ जो दूसरे आस्तिक दर्शन है उनको भी जान लेते हैं। तो दूसरा आस्तिक दर्शन कौन सा है? एक है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रस्तावक कौन है? इसके प्रस्तावक है कणाद। और यह क्या करता है? यह परमाणुवाद को मानता है। परमाणुवाद, भौतिक वस्तु है वो परमाणुओं के सहयोग से बनी है। भौतिक वस्तु का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, और इसी दर्शन से भौतिकवाद का प्रारंभ माना जाता है। इसी दर्शन से क्या? भौतिकवाद का प्रारंभ माना जाता है। और इस दर्शन में मूलतः जो भौतिक तत्व है उसका विवेचन किया जाता है। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रस्तावक है गौतम। और न्याय दर्शन में जो मूल आधार है वो क्या है? तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। तर्कशास्त्र को महत्व देने के कारण जो ज्ञान है, ज्ञान वह इसमें मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ज्ञान के माध्यम से न्याय दर्शन के अंदर मोक्ष प्राप्ति की जाती है। चौथा है योग दर्शन, जिसके प्रस्तावक कौन है? पतंजलि। और योग दर्शन मोक्ष प्राप्ति का साधन किसे मानता है? यह मानता है ध्यान व साधना को, शारीरिक साधना को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानता है। ये 5वां दर्शन है मीमांसा दर्शन। हालांकि मीमांसा दर्शन को 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा।
उत्तर मीमांसा है उसे ही वेदांत दर्शन बोला जाता है, जो कि इसका छठा भाग है। और जो पूर्व मीमांसा है उसे अब मीमांसा माना जाता है। मीमांसा है, जो पूर्व मीमांसा है उसके प्रस्तावक कौन है? उसके प्रस्तावक है जैमिनी। और जो मीमांसा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मीमांसा का होता है तर्क व अर्थ लगाने की कला। तर्क करने व अर्थ लगाने की कला को मीमांसा कहा जाता है। और मीमांसा दर्शन में जो मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या माना गया है? वो है वेद में निहित कर्म। जो वेद में कर्म बताए गए हैं उनको करते जाओ, आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। यह कौन बात करता है? यह मीमांसा बात करता है। और यह बोलता है जो वेद है वो ऑलवेज राइट, वेद हमेशा सत्य होते हैं। यह बात कौन करता है? मीमांसा दर्शन करता है। और इनकी बात को काटने के लिए, यानी कि वेद हमेशा सत्य होते हैं, इस बात को काटने के लिए कौन सा दर्शन आया? वेदांत दर्शन आया। तो वेदांत दर्शन के प्रस्ताव कौन है? वो है बादरायण ऋषि, बादरायण। और वेदांत दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है अद्वैत वेदांत और दूसरे जो अन्य वेदांत हो गए। अद्वैत वेदांत है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान को माध्यम के रूप में यूज करता है, जबकि अन्य वेदांत है वह करते हैं भक्ति का उपयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए। और जो ये वेदांत दर्शन है ये किस पे आधारित होता है? ये उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषदों पर आधारित है वेदांत दर्शन। अब इसको थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं वापस। जो सांख्य दर्शन है वह आत्मा में विश्वास करता है, गॉड में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता और कर्म में विश्वास करता है। जबकि जो योग दर्शन है वह आत्मा, भगवान, पुनर्जन्म, कर्म सब में विश्वास करता है। न्याय दर्शन भी किसमें? सभी में विश्वास करता है। जो वैशेषिक दर्शन है वह भी सभी में विश्वास करता है। यहाँ पर मीमांसा दर्शन है यह भगवान में विश्वास नहीं करता। जो मीमांसा दर्शन है जो वेद पे आधारित है वह भगवान में विश्वास नहीं करता। वह किस पर विश्वास करता है? वह वेदों में जो मंत्र हैं उन पर विश्वास करता है कि जो वेदों के मंत्र हैं वही क्या है? भगवान है। और जो वेदांत दर्शन है वह इन सभी किनमें? आत्मा, भगवान, पुनर्जन्म, कर्म सब पर विश्वास करता है। अब हम चलते हैं हमारे मूल प्रश्न पर। पहला पॉइंट है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। अभी हमने देखा जो सांख्य दर्शन है उसके तीन आधार कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो जो अनुमान है ये किस पे? आत्मा पर आधारित है, तो यह आत्मा में विश्वास करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है नहीं करता है, जबकि सांख्य दर्शन है वह आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकारता है। दूसरा पॉइंट है सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाहरी प्रभाव अथवा कारक। अभी हमने कहा था आत्मज्ञान के माध्यम से क्या किया जाता है? मोक्ष प्राप्ति की जाती है। और आत्मज्ञान के आधार क्या है? प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। रट लेना इनको कभी भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है करेक्ट, इसलिए आंसर है बी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न एकदम पॉलिटिकल स्टैटिक प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? जो संसदीय प्रणाली है जिसके तहत क्या है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे ही बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली, जो कि कहाँ पर है? भारत में है। और यूएसए में क्या है? जो कार्यपालिका है वह किसके? संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो वहां पर कौन सी है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली मूल बात क्या है कि जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है? इसमें पहली विशेषता है बहुमत दल का शासन है। दूसरी है नामिक व वास्तविक कार्यपालक है। नामिक कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालक कौन है? प्रधानमंत्री। नामिक जो कार्यपालक है इसे ही क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है राज्य का अध्यक्ष। और जो वास्तविक कार्यपालक है इसे कहा जाता है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री है उसे क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। जबकि राष्ट्रपति होता है नामिक कार्यपालक, उसे बोला जाता है राज्य का अध्यक्ष। तीसरी विशेषता है इसकी सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत, 75 के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और इसमें पीएम का नेतृत्व होता है। निचले सदन का विघटन किया जा सकता है, जबकि जो उच्च सदन है राज्यसभा है उसका विघटन नहीं होता है। तो ये तो होगी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न में पहला पॉइंट क्या है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि
जो कार्यपालिका है या जो मंत्रिपालिका या फिर जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? वो है संसद के प्रति उत्तरदायी। तब सदस्य होंगे तभी तो उत्तरदायी होंगे, इसलिए पहला पॉइंट हो जाता है सही। दूसरा पॉइंट है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल बने रहते हैं। जब तक विश्वास है यानी कि संसद के अंदर बहुमत है किसका? सत्ताधारी दल का, तब तक है वह जो मंत्रिमंडल है या मंत्रियों का संसद में विश्वास बना रहता है। तो एक और से यदि अविश्वास प्रस्ताव संसद से पारित हो जाता है तो क्या हो जाता है? जो मंत्रिमंडल है उसका विश्वास समाप्त हो जाता है और उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। अभी हमने बात की थी कि राज्य का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो कि नामी कार्यपालक है। यहाँ क्या बात की गई है कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि क्या? वास्तविक कार्यपालक है। तो यहाँ क्या हो जाता है? पहला पॉइंट करेक्ट, दूसरा पॉइंट करेक्ट और तीसरा पॉइंट इनकरेक्ट। सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण है? सबसे पहले इस लाइन का अर्थ समझते हैं कि जो महाद्वीप है, महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है, जैसे कि ये एशिया महाद्वीप हो गया, तो एशिया महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है ये तो कौन सा हो गया? तटीय परिसर, तटीय भाग हो गया। और जो आंतरिक भाग है इसके अंदर जो ताप परिसर होता है यानी कि इस भाग का उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान जो कि सर्दियों में होता है, उच्चतम तापमान गर्मियों में होता है, के बीच जो अंतर होता है ताप परिसर यानी कि इनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होगा? वो क्या हो गया? वो हो गया वार्षिक ताप परिसर। अर्थात उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान का जो बीच का अंतर है वही क्या है? ताप परिसर है। यानी कि जो महाद्वीप है वहां सर्दियों में तापमान कभी कभी कितना चला जाता है? वहां चला जाता है फॉर एग्जाम्पल -5 डिग्री, और गर्मियों में चला जाता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर ताप परिसर कितना हो गया? यहाँ पर ताप परिसर हो गया 50 डिग्री का। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जो महाद्वीप है वहां पर जो ताप परिसर है वह महासागर या फिर तटीय जो क्षेत्र है, जो किनारा वाला क्षेत्र है, वहां पर ताप परिसर से अधिक अंतर कहाँ होता है? महाद्वीपों में होता है। इसको आप भारत के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो भारत है यहाँ पर क्या है? ये भारत का तटीय क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है? महाद्वीपीय क्षेत्र है, जो बीच का भाग हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो जो तटीय परिसर है यानी कि जो तटीय राज्य हैं, कौन से? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इन राज्यों में तापमान क्या होता है? पूरे साल भर, पूरे वर्ष एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान रहता है। जबकि जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, अंदर वाला क्षेत्र, वहां पर तापमान सर्दियों में तो बहुत नीचे चला जाता है और गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ने लग जाती है। तो वहाँ यहाँ पर ताप परिसर क्या है? बहुत ही अधिक है। तो आप अब प्रश्न की जो लाइन है उसको तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है। ये हो गया महाद्वीप, ये हो गया तटीय परिसर, ये हो गए महासागर। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है? जल है और यहाँ पर स्थल है। स्थल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा और जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है उसमें अंतर है। विशिष्ट ऊष्मा से तात्पर्य है इस क्षेत्र का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जल की विशिष्ट ऊर्जा से तात्पर्य है कि जल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए या कितनी ऊष्मा चाहिए। यह होगी इनकी विशिष्ट ऊष्मा। तो जो स्थल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है कम, यानी कि जो स्थल है वो कम समय में ही गर्म हो जाता है और कम समय में ही ठंडा हो जाता है। जबकि जो जल है वो क्या होता है? अधिक टाइम लेता है गर्म होने में और अधिक टाइम लेता है ठंडा होने में। तो यहाँ पर सन है उसका प्रकाश एक जगह स्थल पर पड़ रहा है, एक जगह पड़ रहा है जल पर। तो जल क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा और स्थल अचानक गर्म हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा है नहीं कि सूर्य 24 घंटे रहता है, 12 घंटे ही रहते हैं, यानी कि धीरे धीरे जब ये गर्म होना स्टार्ट होता है, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तब तक क्या हो जाता है? सूर्यास्त हो जाता है। तो ये वापस सुबह तक क्या होता है? ठंडा होता है। लेकिन स्थल को क्या, थोड़ी देर सूर्य की किरणें पड़ी, ये तो गर्म हो गया, जबकि पानी गर्म हुआ नहीं। तो यहाँ पर जो पानी गर्म नहीं हुआ
उसके प्रभाव, या इसे कहेंगे कि समुद्र के शीतलन प्रभाव के कारण जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनके तापमान में भी क्या है, अंतर कम आता है। जबकि स्थल में क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश आया, अचानक गर्म हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, और जैसे ही रात हुई अचानक ठंडा हो गया, यानी कि टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ा तो कितना हो गया, 30 डिग्री चला गया फॉर एग्जाम्पल, और कम हुआ तो कितना हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास आ गया। लेकिन जल में क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा तो कितना हुआ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंचा, और वापस रात को ठंडा होते होते कहाँ तक पहुंचा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के पास ही। तो अब तापांतर कितना है, यहाँ पर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहाँ पर है स्थल पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहाँ पर क्या कहा गया है, इस तापांतर का रीजन क्या है। ये पहला पॉइंट है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। अभी हमने देखा भूमि और जल का क्या है, तापीय अंतर है, यानी कि जो भूमि की विशिष्ट ऊष्मा है वो जल की विशिष्ट ऊष्मा से कम है, इसलिए भूमि अधिक तीव्रता से ठंडी होती है और अधिक तीव्रता से ही गर्म होती है। जबकि जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए वहाँ का तापमान है एक पैमाने के बीच स्थिर बना रहता है। क्या रहता है, स्थिर बना रहता है। इसलिए जो समुद्री इलाके हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हमेशा एक स्तर तक ही रहता है। यानी कि जो तमिलनाडु हो गया, वहाँ ना तो गर्मी पड़ती है अधिक, ना सर्दी पड़ती है। दूसरा कारण है महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। यहाँ पर क्या बढ़ाया है, तुंगता। तुंगता से तात्पर्य क्या है, ऊंचाई। और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, आपने सुना होगा, तापमान होता है कम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता का अंतर। तुंगता कहाँ बढ़ेगी, महाद्वीपों में बढ़ेगी। अब महाद्वीपों में तुंगता बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो जो तापांतर है वो भी कम होता जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में समझिए, एक कौन है, माउंट एवरेस्ट है, एक कौन है, उत्तर प्रदेश का मैदानी इलाका। अब माउंट एवरेस्ट का तापमान कितना होगा, तापमान होगा फॉर एग्जांपल -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका तापमान है। और उत्तर प्रदेश का सर्दियों में तापमान कहाँ चला जाएगा, कम से कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास चला जाएगा। अब माउंट एवरेस्ट का गर्मियों में तापमान कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जाएगा नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का तापमान कितना चला जाएगा, वो चला जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो यहाँ तापांतर क्या है, ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। यानी कि तुंगता बढ़ने पर तापांतर क्या होगा, कम होगा, यानी कि जो ताप परिसर है उसमें गिरावट आएगी। तो ये तो कारण हो गया गलत। महाद्वीपों और महासागर में तुंगता में अंतर आएगा तो जो ताप परिसर है वह अधिक नहीं होगा, वह कम होगा। तो ये पॉइंट हो जाता है गलत। तीसरा पॉइंट है अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता। अंतस्थों में तेज पवनें चलती हैं, तेज पवनें, यानी कि जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर तेज पवनें चलती हैं। तेज पवनें चलने से क्या हुआ कि यहाँ का जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यह महाद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ से आई, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ की वायु क्या होगी, गर्म हो गई, और पीछे से क्या आई, तेज पवन आई, और इस माहौल को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। वापस ये गर्म हुई, पीछे से तेज पवन आई, वापस ये गर्म हुआ, तेज पवन आई। तो जो तेज पवन आती है वो गर्म पवन को हटाकर टेम्परेचर को क्या करती है, तापमान को कम करती है, ना कि बढ़ाती है। इसलिए यह पॉइंट भी क्या हो जाएगा, गलत। अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता से तापमान थोड़ा शीतल बना रहता है। तीसरा पॉइंट है तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा। जो वर्षा होती है वो पहले तो समुद्रों में ज़्यादा होती है, समुद्री इलाकों में ना वहाँ ज़्यादा होती है स्थल की तुलना में। और दूसरा क्या है, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ वर्षा अधिक होती है। क्यों, आर्द्रता कहाँ से आती है, समुद्र से आती है। तो वहाँ पर तो तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण क्या रहता है, मौसम शीतल बना रहता है। जबकि अंतस्थों में कम वर्षा होती है या फिर हर समय वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, गर्मियों में बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे ताप परिसर में अधिकता आ जाती है। तो यह पॉइंट भी क्या हो जाता है, गलत। आंसर क्या होता है, ओनली 1। अगर आपको यहाँ पर बताए गए पॉइंट समझ नहीं आए तो आप इस जो भी ये प्रश्न है इसको वापस सुनना, आपको समझ आ जाएगा। जियोग्राफी और इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वहाँ पर आपके गलत करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं कि जो भारतीय कोयला है उसकी कौन कौन सी इनमें से तीनों विशेषताएं हैं।
वो हमें यहाँ पर देखनी है, और इनमें से कौन सी सही है वो नीचे बतानी है। तो पहला है उच्च भस्म अंश। भस्म अंश का मतलब है जो पीछे राख बचती है, जो एस बचती है पीछे, वह क्या है, भस्म है कोयला जलाने पर। दूसरा है निम्न सल्फर अंश, यानी कि भारतीय कोयले में क्या है, सल्फर का अंश कम है। और तीसरा है निम्न भस्म संकलन तापमान। इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। तो कोयला है वो कितने प्रकार का होता है, वो होता है 4 प्रकार का। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। और भारत में कौन सा कोयला देखा जाता है, भारत में देखा जाता है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट है वो भारत में कहां पर, सिर्फ कश्मीर में देखा जाता है, कश्मीर में पाया जाता है। जबकि जो भारत का कोयला क्षेत्र है कौन सा, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ वाला, वहां पर कौन सा कोयला है, वहां पर है बिटुमिनस कोयला। और इस कोयले के अंदर क्या है, राख का प्रतिशत काफी ज्यादा होता है, यानी कि 30% से 40% के बीच क्या होता है, कोयले में अतिरिक्त पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि अशुद्धियां पाई जाती है, जिसके कारण क्या बचती है, राख अधिक बचती है। तो भारतीय कोयले के अंदर उच्च भस्म अंश क्यों है, क्योंकि भारतीय कोयला कौन सा है, बिटुमिनस कोयला है। एंथ्रेसाइट कोयला होता तो जो भारतीय कोयले में क्या बचती, राख कम बचती। जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर जो कोयला है वो कौन सा है, एंथ्रेसाइट कोयला है, इसलिए उनका जो भस्म अंश है वो कम होता है। तो पहला पॉइंट हो जाता है सही कि भारतीय कोयले में क्या है, उच्च भस्म अंश है। दूसरा पॉइंट है निम्न सल्फर अंश। सल्फर है वह क्या है, वायु प्रदूषण का एक कारक है। किस किस रूप में, सल्फर ऑक्साइड के रूप में, जो अम्लीय वर्षा का भी क्या बनता है, कारण बनता है। ठीक है, तो भारतीय कोयले के अंदर क्या है, निम्न सल्फर अंश है। अब तो भारतीय कोयले के अंदर निम्न सल्फर अंश के होने के कारण क्या है, इसके रीजन है इसके बनने के कारण में। जो कोयला बना था, कब बना था, कोयला भारत में 250 से 300 मिलियन वर्ष पहले बना था, 300 मिलियन वर्ष पहले बना था, जब जो भारतीय महाद्वीप है वह यूरेशियन प्लेट से टकराया भी नहीं था। जो गोंडवाना श्रेणी का कोयला इतना पुराना है। तो अधिक पुराना होने के कारण क्या हुआ, जो भारतीय कोयले से सल्फर का आस हो गया, सल्फर निकल गया इससे। दूसरा क्या हुआ कि भारतीय कोयला जहां बना वहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्तता थी, वह दलदली इलाका था, वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। तो जो सल्फर है उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वहां से विमुक्त हो गया। ठीक है, तो इन कारणों से जो भारतीय कोयला है उनमें कम सल्फर का क्या पाया जाता है, कम अंश पाया जाता है। इसलिए यह पॉइंट भी क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट भी सही हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है निम्न भस्म संकलन तापमान। इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे लो एस फ्यूजन टेम्परेचर। इससे तात्पर्य है कि जो कोयला है उसको जलाने पर क्या बचती है, राख बचती है, जिसे क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या लाइन है, निम्न भस्म यानी कि राख संकलन तापमान, यानी कि जो भस्म है या जो राख है वो क्या है, कम तापमान पर संकलित होने लग जाती, या फिर फ्यूजन होने लग जाती है, या फिर पिघलने लग जाती है। तो क्या भारतीय कोयला ऐसा है कि जो उसकी राख है वह कम तापमान पर क्या हो जाती है, पिघलने लग जाती है। अगर ऐसी राख होती है तो वह कोयले के उपयोग को जटिल बना देती है। क्यों, क्योंकि कोयले से जो राख बनती है वहां पर टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होगा, जो राख है वह किस में पिघल जाएगी और जो भट्टी होती है उससे चिपक जाएगी। तो भट्टी की जो कार्य प्रणाली है उसको बाधित कर देती है। तो यदि निम्न भस्म संकलन तापमान है किसका, कोयले की राख का, तो वह कोयले के उपयोग को मुश्किल बना देती है। तो क्या भारतीय कोयला ऐसा है, भारतीय कोयला ऐसा नहीं है। भारतीय कोयले का क्या है, उच्च भस्म संकलन तापमान है, यानी कि भारतीय कोयले की जो राख है वह कम तापमान पर पिघलेगी नहीं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि भारतीय जो कोयला है उसकी राख में कौन होते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। इनका जो गलनांक है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। इस कारण से जो भारतीय कोयले की राख है वो क्या है, पिघलती नहीं है। इसलिए भारतीय कोयला क्या है, उच्च भस्म संकलन वाला तापमान वाला कोयला है। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भारत में जो मिट्टियां हैं, जो मृदा है, वो कितने प्रकार की हैं, 8 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी,
काली मृदा हो गई, जलोढ़ मृदा हो गई, लाल व पीली मृदा हो गई, लेटराइट मृदा हो गई, शुष्क मृदा हो गई, लवणी मृदा हो गई, वन मृदा हो गई, पर्वतीय मृदा हो गई। इन सब भागों में भारतीय मृदाओं को बांटा गया है। यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है लेटराइट मृदा के बारे में, लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो जो लेटराइट मृदा है या जो मिट्टी है, उसके निर्माण का कारण क्या है? उसके निर्माण का कारण है उच्च वर्षा वाले इलाकों में, जहाँ वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर क्या होता है? निस्खलन हो जाता है। किसका? मिट्टी का निस्खलन, यानी कि पानी के साथ जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं। पानी के साथ पोषक तत्व बह जाते हैं। जो चूना पत्थर व सिलिका वगैरह होता है वो घुलकर पानी के साथ बह जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? वहाँ पर जो मिट्टी बचती है उसे बोलते हैं लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा। और इसके बनने के लिए क्या चाहिए? उच्च वर्षा व तापमान भी उच्च होना चाहिए। और निस्खलन के बाद इस मृदा में कौन बचता है? इसमें बचता है लोहे के ऑक्साइड, जिसके कारण इसका कलर भी क्या होता है? लाल होता है, प्लस एल्यूमिनियम के यौगिक पीछे इसमें बचते हैं। और लेटराइट का जो मतलब है वो क्या है? लेटराइट का मतलब है ईंट। और पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ईंट होता है। इसे बोलते क्यों है लेटराइट को ईंट? लेटराइट मृदा होती है वो क्या होती है? जब नम होती है तो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है। जैसे जो ईंट होती है वो जब गीली होती है तो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। लेकिन जब सूख जाती है तो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। वैसे ही जो लेटराइट मिट्टी है वो क्या हो जाती है? सूखने पर हार्ड हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटराइट को ईंट बोलते हैं। और लेटराइट मृदा है उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं? उसमें पाए जाते हैं चूना, पोटास। नाइट्रोजन की क्या है? इसमें कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन इसमें कम पाया जाता है। और अब कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है मृदा? ये मृदा पाई जाती है पश्चिमी घाट के जो शिखर वाले इलाके हैं, पश्चिमी घाट के शिखर वाले इलाके वहाँ पर एक तो। दूसरी है दक्षिणी महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, पूर्वी घाट जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला इलाका है वहाँ पर, मालवा पठार में, और जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। साथ ही साथ विंध्य व सतपुड़ा के पहाड़ों में भी यह पाई जाती है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो पहला पॉइंट क्या है? वे साधारणतः लाल रंग की होती है। क्यों होती है लाल रंग की? क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं, इसके कारण इसका कलर क्या होता है? लाल होता है। अभी हमने देखा था। तो पहला पॉइंट हो जाता है सही। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। अभी हमने देखा था पोटास तो होता है लेकिन नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। आपको एक बताता हूँ, किसी भी मृदा के बारे में प्रश्न आ जाए, अगर उसमें नाइट्रोजन और पोटास दोनों साथ में दे रखे हैं और दोनों के बारे में बोला है कि दोनों की पर्याप्तता है, तो वह पॉइंट कभी सही नहीं होगा। भारत की किसी भी मृदा के अंदर नाइट्रोजन और पोटास दोनों एक साथ एक जगह नहीं पाए जाते हैं। अगर पोटास सही है तो नाइट्रोजन की कमी होगी, नाइट्रोजन सही है तो पोटास की कमी होगी। कुछ ना कुछ इसमें कम ज़्यादा चलता रहता है, लेकिन दोनों ऐसा कहीं पर नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, तो यह पॉइंट भी हो जाता है गलत। अभी हमने देखा था ये कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जो मालवा रीजन हो गया या फिर जो विंध्य और सतपुड़ा रीजन हो गया वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कहीं नहीं देखा था, इसलिए यह पॉइंट हो जाता है गलत। चौथा है इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। यह पॉइंट हमारे से मिस हो गया था कि जो लेटराइट मृदा है वह बागवानी खेती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब जो टेपियोका और काजू क्या है? वो बागवानी फसलें हैं, इसलिए इनके लिए यह अच्छी होती है। तो आंसर हो जाता है सी। और अगर इस प्रश्न को हमें कुछ लॉजिक से करना हो तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर क्या बात की गई है कि नाइट्रोजन और पोटास से क्या होती हैं? ये मृदाएं समृद्ध होती हैं। और तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है? इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। एक और तो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन अच्छा है, पोटास भी अच्छा है, ठीक है। दूसरी ओर क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान की मृदा है वहाँ पर क्या है? पोषक तत्वों की तो बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पर अगर पोषक तत्व है कौन से? लवणीय पोषक तत्व। तो यह पॉइंट एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी अगर यदि तीसरा पॉइंट सही है तो दूसरा गलत है, दूसरा पॉइंट सही है तो तीसरा गलत ही होगा। तो जहां भी 2 और 3 साथ में दिख रहे हैं उनको सीधा काट दो। ए को काटा, बी को काटा, सी को काटा, आंसर क्या मिलेगा? सीधा सी। इस प्रकार से भी आप प्रश्न को सोच सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है अब्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा है धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो जो गोंडवाना संस्तर है, गोंडवाना संस्तर, वहां पर क्या पाया जाता है? वहां पाया जाता है कोयला। और ये कौन सा रीजन है? यह रीजन है
झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला रीजन है गोंडवाना सस्तर वाला। यहाँ क्या पाया जाता है? कोयला अच्छा खासा पाया जाता है। अभी हमने जब ये सल्फर वाला प्रश्न देखा था तो ये यहाँ क्या कहा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके कारण क्या बना था? जो सल्फर है वो ऑक्साइड के रूप में विमुक्त हो गया। दूसरा क्या बात की थी हमने, जो टाइम पीरियड है वो बहुत अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्तता के कारण क्या होती है? प्राकृतिक गैस बनने की पर्याप्त स्थितियाँ नहीं मिलती है। इस कारण यहाँ पर जो गोंडवाना सस्तर है वहाँ पर क्या है? प्राकृतिक गैस भी नहीं बन पाती, प्राकृतिक गैस बन नहीं पाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पर नमी अधिक थी और नमी के कारण क्या है? प्राकृतिक गैस बन नहीं पाए। और यहाँ पर अधिक ताप व दाब भी नहीं है, जिस कारण भी प्राकृतिक गैस बनने के लिए पर्याप्त स्थितियाँ उत्पन्न नहीं की। और जो प्राकृतिक गैस है उसका सही से विकास कहाँ हुआ है? वो हुआ है समुद्री तटीय इलाकों में, क्योंकि वहां पर तापमान दाब की परिस्थितियां क्या है? इसके लिए अच्छी है। इसलिए पहला पॉइंट प्राकृतिक गैस गोंडवाना सस्तर में पाई जाती है, यह हो जाता है गलत। दूसरा पॉइंट है अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। क्या है? अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। तो यहाँ पर क्या है? ये तो एकदम फैक्ट वाला पॉइंट हो गया कि अभ्रक है वह कहाँ पाया जाता है। अगर आपको जगह के बारे में पता है तो आप इस आंसर को आज इजीली कर लेंगे। तो जो अभ्रक है वो कोडरमा में पाया जाता है, यह बात एकदम सही है। तीसरा है धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। जो धारवाड़ है वह कहाँ पड़ता है? वह पड़ता है कर्नाटक के रीजन में, कर्नाटक में पड़ता है धारवाड़। और जो धारवाड़ है वहाँ पर क्या पाया जाता है? वहाँ पर पाया जाता है आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तेल नहीं मिलता है धारवाड़ क्षेत्र के अंदर। तो ये जो प्रश्न है ये कहाँ से आया है? ये मूलतः एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी को आपने अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से याद कर रखा है, तो आपके ऐसे प्रश्न जो स्टैटिक प्रश्न है वह गलत नहीं होंगे। बाकी थोड़ा बहुत आप जो अपने सोचने की क्षमता है उसका भी विकास कीजिए, जो जिस कारण आप इन क्वेश्चनों को थोड़े लॉजिक से भी कर पाएँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो प्राकृतिक गैस है उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्राकृतिक गैस किसे बोलते हैं? जो मीथेन वगैरह जो मिलती है जमीन के अंदर वही प्राकृतिक गैस है। और वर्ल्ड वाइड प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है यूएसए के अंदर, यूएसए। सेकंड नंबर पे है रूस, थर्ड नंबर पे है ईरान और फोर्थ पे है चीन। और इंडिया में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? इंडिया में फर्स्ट पे है असम, सेकंड पे है राजस्थान, थर्ड पे है त्रिपुरा और फोर्थ पे है तमिलनाडु। दूसरा यहाँ अभ्रक के बारे में नाम आया था। अभ्रक के रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे पे है उड़ीसा और चौथे पर है महाराष्ट्र। और तेल भी आया था यहाँ पर, पेट्रोलियम के बारे में भी देख लेते हैं। जो तेल है उसके वर्ल्ड में रिजर्व कहाँ है सबसे ज़्यादा? रिजर्व के हिसाब से देखें तो 2024 में प्रश्न आया था तेल रिजर्व के बारे में। तो सबसे ज़्यादा तेल के रिजर्व है वेनेजुएला में। रिजर्व और उत्पादन में फर्क है। रिजर्व का मतलब कि उस देश के अंदर पड़ा है, उत्पादन का मतलब है वह देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिजर्व के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं कर रहे। रिजर्व के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर आता है वेनेजुएला, दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर आता है कनाडा और चौथे नंबर पर आता है ईरान। यह है रिजर्व के हिसाब से। और यदि उत्पादन के हिसाब से देखें तेल को तो कौन सा देश पहले नंबर पे है? तो है यूएसए फर्स्ट पे, सेकंड पे है सऊदी अरब, थर्ड पे है रूस और फोर्थ पे है कनाडा। और यहाँ पर 61 क्वेश्चन में कोयला भी था, तो कोयले का भी देख लेते हैं। कोयला के बारे में, कोयला भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में, सेकंड नंबर पे है उड़ीसा, थर्ड पे है छत्तीसगढ़ और फोर्थ पे है वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड में, विश्व में कहाँ पर कोयला पाया जाता है सर्वाधिक? उत्पादन के हिसाब से, सबसे फर्स्ट नंबर पे है चीन, सेकंड पे है भारत, थर्ड पे है यूएसए और फोर्थ पर है ऑस्ट्रेलिया। और रिजर्व के हिसाब से कहाँ पर है कोयला सबसे अधिक? सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, सेकंड पे है रशिया, थर्ड पे है चाइना और फोर्थ पे है ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ है इंडिया। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? सबसे सिंपल प्रश्न, रबी और खरीफ की प्रश्न से संबंधित। रबी कौन सी? जो सर्दियों में बोई जाती है। और खरीफ कौन सी? गर्मियों में या फिर वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती है। वो कौन सी खरीफ की फसलें होती है?
गेहूं के बारे में तो आपको पता ही होगा, कब बोया जाता है? सर्दियों में बोया जाता है। इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। तो चौथा कौन सा है? गेहूं वो निकाल दो यहाँ से। गेहूं किसकी? रबी की फसल है, तो चौथा कैंसिल किया, तो कौन बचे पीछे? 2 पॉइंट तो कट गए। अब पीछे बचे 3 पॉइंट, कपास, मूंगफली और धान। यहाँ पर 2 और 3 दोनों में है, तो मूंगफली और धान पर तो सोचना भी नहीं, ये दोनों खरीफ की हो गई। बची कौन सी? कपास। कपास के बारे में आप सोच सकते हो एक कि कपास क्या होता है? रेशा होता है। इसके अच्छे उत्पादन के लिए क्या चाहिए? तापमान अच्छा खासा चाहिए, तभी क्या हो पाएगा? जो अपनी नमी है उसको छोड़ पाएगा, और रेशा क्या होगा? अच्छा होगा। तो तापमान अच्छा कब होता है? वो होता है खरीफ के दौरान। इसलिए जो कपास है वो भी क्या, ऐसा सोच के भी क्या कर सकते हैं, कपास क्या है? खरीफ की फसल है। हालांकि वैसे भी आपको पता ही होगा कि कपास क्या है? खरीफ की फसल होती है। तो इससे आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। अब आपको ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि रबी और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, और साथ ही इन फसलों की विशेषताओं के बारे में भी दे रखा है कि कपास है उसके लिए तापमान कितना चाहिए, आर्द्रता कितनी चाहिए, कितने दिनों के लिए इसमें जो जाड़े रहित दिन चाहिए, मूंगफली के लिए क्या क्या कौन सी मृदा अच्छी है, धान के लिए, गेहूं के लिए। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से देखनी है? एनसीईआरटी में अच्छे से देखनी है। अब सबके बारे में यहाँ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है सबके बारे में। इसके साथ ही क्या करना है, जब इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तब आपको क्या करना है, इनके जो प्रोडक्शन वाइज स्टेट है उनको अरेंज कर देना है। एटलीस्ट 4 स्टेट के बारे में तो पता होना ही चाहिए, यानी कि कपास के उत्पादन वाले 4 मेजर राज्य कौन से हैं। लास्ट ईयर तो कौन से थे? सबसे फर्स्ट पे था महाराष्ट्र, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे तेलंगाना और फोर्थ पे था राजस्थान। मूंगफली के लिए कौन से स्टेट थे? 4। पहले पे था गुजरात, दूसरे पे था राजस्थान, तीसरे पे था तमिलनाडु, चौथे पे था आंध्र प्रदेश। धान के लिए 4 कौन से स्टेट थे? फर्स्ट पे था वेस्ट बंगाल, सेकंड पे यूपी, थर्ड पे पंजाब, फोर्थ पे तमिलनाडु। गेहूं के लिए कौन थे 4 मेजर स्टेट? फर्स्ट पे था यूपी, सेकंड पे था एमपी, थर्ड पे था पंजाब और हरियाणा। आप पंजाब को मत कर देना यहाँ पर धान और गेहूं में फर्स्ट नंबर पे, ये ध्यान रखना आप। लास्ट ईयर तो ये थे, इस साल अगर चेंज हो जाए तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना जब इकोनॉमिक सर्वे आए। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे के क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।